हेलो गाइस, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन, एनरोलमेंट एंड राइट्स ऑफ एडवोकेट की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम देख लो, बहुत बड़ा सा है। तो इसमें टॉपिक है एनरोलमेंट, एडमिशन एंड राइट्स ऑफ एडवोकेट। इसकी बात करते हैं, बहुत ईजी है ये वीडियो, सबके लिए है जो एडवोकेट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो एनरोलमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, एडमिशन हो, ये सब चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आसान भाषा में बहुत ही क्रिस्प वे में शुरू करते हैं। एडमिशन और एनरोलमेंट और राइट्स ऑफ एडवोकेट ना गवर्न किए जाते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 से। इतना तो सबको पता ही होगा। ठहर, ठीक है। तो एडमिशन एंड एनरोलमेंट कैसे होता है एडवोकेट का? ठीक है, एडवोकेट बन कौन सकता है? सेक्शन 24 में दिया हुआ है, किस चीज़ के अभी बताया, एडवोकेट एक्ट 1961 के। ठीक है, एडवोकेट बनने के लिए पर्सन को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है जो नीचे दी हुई है। पहले तो बात, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स को भी इंडिया में एनरोल किया जा सकता है, बट एक ही कंडीशन है, अगर इंडियन लॉयर को भी वहाँ पे उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया गया है तो ही कर सकते हैं बस। ठीक है, एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, लॉ डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, AIB का एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फुलफिल सारे बार काउंसिल के रूल फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि गुड करेक्टर, नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ ए मॉरल ऑफेंस। ठीक है, ये होना चाहिए। एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो अप्लाई कर सकता है एनरोलमेंट का। कहाँ पे? पहले होता है स्टेट बार काउंसिल में। एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, एनरोल कैसे होता है? सेक्शन 22 से 26 में दिया हुआ है। किस चीज़ के? अभी बताया था, एडवोकेट एक्ट 1961 के। जो एक पर्सन होता है वो अप्लाई करता है स्टेट बार काउंसिल में पहले एनरोलमेंट के लिए। उसके बाद बार काउंसिल उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, उसका नाम रजिस्टर करती है अपने रोल में, एडवोकेट के रोल में। ठीक है, जो स्टेट बार काउंसिल का रोल होता है उसको बोलते हैं स्टेट रोल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एनरोलमेंट के बाद एडवोकेट को एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाता है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अगर कोई इश्यू होता है ना किसी भी चीज़ में, ठीक है, एनरोलमेंट में या किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, तो एनरोलमेंट नहीं दिया जाता है अंडर सेक्शन 26। ठीक है, एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो उस केस में आप अपील भी कर सकते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अंडर सेक्शन 26। ठीक है, एनरोलमेंट के बाद एडवोकेट को ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम कंडक्ट होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, वो पास होना चाहिए, वो पास होना होता है। ठीक है, ये एग्जाम बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद एडवोकेट को एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जो उनको अलाउ करता है सारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अक्रॉस इंडिया। क्या एक एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी स्टेट में? यस, कर सकता है। एक बार स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वो क्लियर करने के बाद एक एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है कहीं भी इंडिया में। सेक्शन 30 में दिया हुआ है एडवोकेट्स एक्ट के। ठीक है, अगर किसी एडवोकेट को शिफ्ट करना है अपना स्टेट या कहीं और प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको दोबारा एनरोलमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि कोई एक पर्सन है वो एनरोल हो सकता है बिना AIB एग्जाम दिए। ठीक है, एक पर्सन एनरोल तो हो सकता है स्टेट बार काउंसिल में बिना AIB का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है किसी कोर्ट में। ठीक है, और लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता जब तक वो AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता। जब एनरोलमेंट होता है ना स्टेट बार काउंसिल में, तो उसको एक प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देता है स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, वो वर्क कर सकता है एडवोकेट सीनियर लॉयर के अंडर में, सीनियर एडवोकेट के अंडर में, बट वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वकालतनामा साइन नहीं कर सकता। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी देता है, उसको बोलते हैं वकालतनामा। इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में एज ए लॉयर। ठीक है, उसको AIB एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर AIB एग्जाम में वो फेल हो जाता है तो इसमें अनलिमिटेड अटैम्प्ट हो सकते हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना ही करना होता है। ठीक है, साल में 2 बार ही होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा अगर कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है बिना AIB एग्जाम के पास किए तो क्या होगा? ठीक है, पहले तो बात तो इलीगल है, तो अगर ऐसा होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से बार काउंसिल एक्शन ले सकता है। ठीक है, अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रूल्स। ठीक है, जो लीगल कंसिक्वेंसेज होंगे वो सारे एडवोकेट को ही बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी लीगल कंसिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, अगर AIB एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो क्या होगा? वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है AIB एग्जाम की, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, जब तक आप उस एग्जाम को पास नहीं करते तब तक वो आप उस एग्जाम को दे सकते हो। पासिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा जो आपको अलाउ करेगा पूरे इंडिया में कहीं भी लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। राइट्स ऑफ एडवोकेट के बारे में बात करें कि सेक्शन 30 में दिए हुए हैं राइट टू प्रैक्टिस। एडवोकेट के पास हर किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट होता है। ये राइट एनफोर्स किया गया था 2011 में। एडवोकेट को अलाउ करता है प्रैक्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटीज़ में भी। ठीक है, राइट टू प्री ऑडियंस सेक्शन 23 में दिया है। जो एडवोकेट्स होते हैं ना उनका एक रैंकिंग सिस्टम होता है, जो सबसे पहले आता है अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद एडवोकेट जनरल, उसके बाद सीनियर एडवोकेट्स, उसके बाद अदर एडवोकेट्स। तो अब बात करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा ज्ञान की। सबसे पहले आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये
हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है पूरे कंट्री का, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट केसेस में, ठीक है। ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके पास पार्लियामेंट में राइट भी होता है बोलने का, बल्कि वो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, तब भी वो पार्लियामेंट में बोल सकता है, ठीक है। अपॉइंट कौन हो सकता है? जो पर्सन क्वालिफाई होता है ना सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जैसे कि कोई एडवोकेट है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर कोई हाई कोर्ट का जज है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो अपॉइंट हो सकता है एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल, ये कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ना अटॉर्नी जनरल असिस्ट करता है लीगल मैटर में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जो हैंडल करता है केस को जहां अटॉर्नी जनरल अनअवेलेबल होता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ना सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का अटॉर्नी जनरल के बाद। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? जो सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करता है, ठीक है। ये 4 अपॉइंट किए जाते हैं एक टाइम पे यूजुअली। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा, तो वो होता है पूरे कंट्री का, मतलब इंडिया का। एडवोकेट जनरल ये कौन होता है? ये स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। वहाँ पे कौन अपॉइंट करता था अटॉर्नी जनरल में? प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट हो सकता है? जो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, वो ही अपॉइंट हो सकता है। रोल क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है लीगल मैटर में। अटॉर्नी जनरल के जैसा ही होता है बिल्कुल, बट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट, जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो उनको कौन डेजिग्नेट करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया उनको डेजिग्नेट करता है एज ए सीनियर एडवोकेट, ठीक है। ये एडवोकेट अप्लाई नहीं कर सकते टू बिकम ए सीनियर एडवोकेट, नहीं, वो बस रिकॉग्नाइज करता है कोर्ट उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अदर एडवोकेट्स कौन होते हैं? अदर एडवोकेट्स जैसे जनरल एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, ये कौन होते हैं? रेगुलर एडवोकेट्स होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो रखे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने AIB का एग्जाम पास किया होता है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिनके पास होता है। पहले नंबर पे आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि चीफ लीगल ऑफिसर होता है कंट्री का, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जो असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को, या फिर तब काम आता है जब अटॉर्नी जनरल अवेलेबल नहीं होता है। एडवोकेट जनरल ये स्टेट का होता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है ऐसे ही एडवोकेट जनरल होता है, ये बस स्टेट का चीफ लीगल ऑफिसर होता है। उसके बाद सीनियर एडवोकेट होता है, हाईली एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर एडवोकेट्स आते हैं, जैसे कि जूनियर एडवोकेट्स और जनरल एडवोकेट्स, ठीक है, जिनको रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी बोलते हैं, जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होते हैं और जिन्होंने AIB का एग्जाम पास किया होता है, जिनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस होता है, कहीं भी प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो सीनियर एडवोकेट है ना, उनको पहले बोलना होता है कोर्ट रूम में, बस इसमें यही है, ठीक है। राइट टू एंटर एनी कोर्ट, एडवोकेट के पास राइट होता है किसी भी कोर्ट में जाके आर्ग्यू करने का, ठीक है। राइट टू मीट क्लाइंट्स, एडवोकेट ये लीगल प्रिविलेज होता है कि एडवोकेट प्राइवेटली अपने क्लाइंट से कहीं भी मिलके अपने क्लाइंट से केस डिस्कस कर सकता है, ठीक है, इवन इन जेल, ठीक है। एडवोकेट को राइट दिया जाता है। राइट टू फ्री लीगल एड, एडवोकेट के पास राइट होता है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें नीडी पीपल को, ठीक है। राइट टू रिफ्यूज ए केस, एडवोकेट के पास ये भी राइट होता है कि उसकी मर्जी है भाई, आपको एक केस लेना है तो लो, अदर आपकी मर्जी नहीं है आपको रिफ्यूज भी कर सकते हो किसी केस लेने के लिए, बस स्पेशल सर्कमस्टांसेज में नहीं करता, अगर वो एडवोकेट अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा तब वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। राइट टू फीस, एडवोकेट प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है कितनी फिक्स फीस होती है, आपकी मर्जी है, जितना जैसी आपकी सर्विस है उस तरीके से आप फीस ले सकते हो, ठीक है। 10 करोड़ 50 करोड़ या 5,000 रुपये, जितना आपकी मर्जी है आप ले सकते हो, ठीक है। कैन एडवोकेट डू अदर जॉब्स, क्या एडवोकेट अदर जॉब कर सकते हैं? सेक्शन 49 में दिया हुआ है। एडवोकेट्स कैन नॉट एंगेज इन बिजनेसेस, एडवोकेट लॉ को पढ़ाने के अलावा, लॉ बुक्स लिखने के अलावा और लीगल कंसल्टेंसी के अलावा कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऐसा सेक्शन 49 में लिखा हुआ है, ठीक है। बट आजकल करते हैं एडवोकेट्स, बट ऐसा लिखा हुआ है नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे होता है हमारा राइट्स कंप्लीट, एनरोलमेंट कंप्लीट, एडमिशन कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो इसको, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आएगा उसको दबा के सब्सक्राइब करो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसको जल्दी से अभी देख लो, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आएगी ये देखी हुई है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।